सगाई का शानदार फंक्शन अब खत्म हो चुका था। घर के सभी मेहमान और रिश्तेदार थकान की वजह से धीरे धीरे अपने अपने कमरों की तरफ जा चुके थे। पूरे घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। रेयांश ने अपनी कुर्सी के नीचे फूटे उस पटाखे के बाद खुद को बहुत मुश्किल से शांत किया था। बड़ों के सामने तो वे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका पारा अभी भी सातवें आसमान पर था। वह सोने के बजाय घर के बड़े से लॉन की तरफ चला गया ताकि ठंडी और खुली हवा में अपने गुस्से को काबू कर सके। रात के 11 बज रहे थे। रियांश एक सफेद बेंच पर बैठ गया और अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगा। उसका ध्यान पूरी तरह भटक चुका था और इस भटकाव की वजह सिर्फ एक ही थी, जोया कि वो बदतमीजी। तभी पीछे से पायल की हल्की सी छनक सुनाई दी। रेयांश को मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। वह समझ गया कि मिस पटाखा फिर से आ गई है। जोया दबे पांव आई और उसने रेयांश के ठीक पीछे खड़े होकर उसके कान के पास जोर से कहा, बहू। रेयांश टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, जोया, अपनी ये चीप हरकतें बंद करो। मुझे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी इन बचकानी चीजों में। जोया ने उसके इस रूखे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी, पर वे अपनी धुन में थी। वे घूमकर बेंच के आगे आई और रेयांश के बिल्कुल करीब बैठ गई। उसके हाथ में कांच का एक कटोरा था जिसमें गर्मा गर्म गुलाब जामुन थे। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मिस्टर खड़ूस, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये लीजिए, दोपहर की मिर्च के बदले आपके लिए गुलाब जामुन लाई हूँ। खाइए और अपना मूड ठीक कीजिए। उसने एक गुलाब जामुन चम्मच में लेकर रेयांश के मुंह की तरफ बढ़ाया। रेयांश ने जोया के हाथ को झटके से पीछे हटा दिया, जिससे चम्मच से थोड़ी सी चाशनी जोया के हाथ पर गिर गई। रेयांश की आंखों में इस वक्त गहरी नफरत और एटीट्यूड था। उसने जोया को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है जोया, दोपहर को जो पहले बदतमीजी करो, फिर रात को एक मिठाई का टुकड़ा लेकर आ जाओ और मैं सब भूल जाऊंगा। अपनी इस बचकानी और लापरवाह जिंदगी से बाहर निकलो। तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से आज पूरे फंक्शन में मेरा मजाक बनते बनते बचा है। मुझे तुम्हारी लाई हुई किसी चीज की जरूरत नहीं है। रेयांश की इतनी कड़वी बातें सुनकर जोया का हंसता हुआ चेहरा पल भर में उतर गया। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी शरारत के लिए कोई उसे इस तरह जलील करेगा। उसने कटोरा वहीं बेंच पर पटका, जिससे थोड़ा सा गुलाब जामुन बाहर गिर गया। आप वाकई में पत्थर दिल है मिस्टर रेयांश। किसी की अच्छाई की कदर करना आपके बस की बात नहीं है, जोया ने भारी आवाज में कहा और अपनी सैंडल संभालती हुई रोते हुए घर के अंदर भाग गई। रेयांश वहीं बेंच पर बैठा रहा। उसने जोया को अंदर जाते हुए देखा और फिर बेंच पर रखे उस कटोरे को। उसके मन में थोड़ी सी खटास थी, लेकिन उसका एटीट्यूड और ईगो इतना बड़ा था कि उसने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने उस कटोरे को छुआ तक नहीं, उठा और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गया। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी और दूरी की दीवार खड़ी हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें डाइनिंग टेबल पर पड़ी तो पूरा परिवार वहां नाश्ते के लिए इकट्ठा था। जोया और रेयांश भी आमने सामने बैठे थे, लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग था। जोया की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे और वे पूरी तरह शांत थी, जो उसकी फितरत के खिलाफ था। रेयांश अपनी चाय पीते हुए
बिल्कुल बेरुखा बना रहा, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। तभी रेयांश के डैड और जोया के पिता ने एक बड़ा फैसला सुनाया। हम दोनों ने मिलकर ये सोचा है कि रेयांश और जोया को कुछ दिनों के लिए हमारे पुश्तैनी गांव वाले घर भेजा जाए। वहां हमारे नए पारिवारिक बिजनेस प्रोजेक्ट की जमीन और कागजात का कुछ काम अटका हुआ है, जिसे इन दोनों को मिलकर संभालना होगा। जोया के पिता ने कहा। ये सुनते ही जोया ने बिना किसी नखरे के बेहद ठंडी आवाज में कहा, ठीक है पापा, आप जैसा कहे, मैं चली जाऊंगी। रेयांश ने चौंक कर जोया की तरफ देखा। उससे उम्मीद थी कि जोया हमेशा की तरह चिल्लाएगी और मना करेगी, पर जोया का ये शांत रूप उसे परेशान कर गया। रेयांश ने अपने डैड से कहा, डैड, मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला है। बिजनेस के मामलों में मैच्योरिटी की जरूरत होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती। उसने ये बात जोया को नीचा दिखाने के लिए कही थी। जोया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस चुपचाप अपनी प्लेट छोड़कर टेबल से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में पैकिंग के लिए चली गई। दादी ने रेयांश को घूरकर देखा और कहा, गाड़ी तुम ही चलाओगे रेयांश, और शाम को ही निकलना है। शाम होते होते दोनों कार में बैठ गए। जोया ने बिना कोई आवाज किए कार का दरवाजा बंद किया और सीधे खिड़की से बाहर देखने लगी। रेयांश ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरे एटीट्यूड में ड्राइविंग करने लगा। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। कार के अंदर की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद अचानक मौसम बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता कच्चा और कीचड़ से भरा था। रेयांश पूरी घमंड में गाड़ी तेज चला रहा था कि तभी एक बहुत बड़े गड्ढे में कार का अगला टायर बुरी तरह धंस गया। इंजन ने एक अजीब आवाज की और पूरी तरह बंद हो गया। धत तेरी की, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम इस सफर में आई हो, सब खराब हो रहा है। रेयांश ने अपना सारा गुस्सा जोया पर निकालते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारा। जोया का सब्र अब टूट चुका था। उसने खिड़की से अपना चेहरा घुमाया और रेयांश की आंखों में आंखें डालकर कहा, गाड़ी आप चला रहे थे, रास्ता आप देख रहे थे, फिर भी गलती मेरी है। आपके इस एटीट्यूड और घमंड का इलाज मेरे पास नहीं है। मुझे आपके साथ एक पल भी नहीं बैठना। जोया ने गुस्से में कार का दरवाजा खोला और तेज बारिश में बाहर निकल गई। जोया, अंदर आओ, बाहर तूफान है, रास्ता सुनसान है। रेयांश ने कार के अंदर से चिल्लाकर कहा, लेकिन जोया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और भीगते हुए कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। रेयांश ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और देखा कि जोया ठंड से कांपते हुए भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। रेयांश का गुस्सा और बढ़ गया। इतना ईगो, ठीक है, जाओ भुगतो अब। उसने गाड़ी के अंदर ही बैठे रहने का फैसला किया, ये सोचकर कि जोया खुद हार मानकर 2 मिनट में वापस आ जाएगी। लेकिन जोया अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ती ही जा रही थी और अब वे रेयांश की नजरों से ओझल होने वाली थी। तो इसके आगे क्या होने वाला है, ये देखने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।